अब उत्तराखंड में वंचित रमेश राम की हत्या। शादी में न्योता देकर बुलाया था, खाना निकालने पर बेरहमी से पिटाई, हॉस्पिटल में मौत। सिर, कमर, घुटना व कोहनी पर संगीन चोटों के निशान। गुड़गांव में नमाज अता करने का हिंदू संगठनों की ओर से फिर विरोध। मनुवादी नेता पुलिस हिरासत में, क्या कार्रवाई कोई बताने को तैयार नहीं। वंचित समाज के हजारों शख्स आज भी सिर पर मैला ढोने को मजबूर। दावों के बावजूद कई शर्मनाक तथ्य आ रहे सामने। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी साल चलाई थी पुनर्वास बजट में कैंची। संशोधित बजट मात्र 30 करोड़ का। ओमिक्रॉन वायरस बीजेपी के लिए साबित हो सकता है वरदान। यूपी, पंजाब सहित 5 स्टेटों के टल सकते हैं असेंबली चुनाव। बीजेपी के अपने सर्वे में हिंदुओं की पार्टी की यूपी में हालत पतली। मीडिया में जबरदस्त चर्चे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने थामा हाथ। सीएम चन्नी और नवजोत सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। असेंबली चुनाव लड़ने के आसार। जय भीम, जय भारत, जोहार। साथियों, ये मनुवादी सुधर नहीं रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। संविधान ने हमें इक्वलिटी, समानता का मौलिक अधिकार दे रखा है, लेकिन ये मनुवादी इस अधिकार की सबसे बड़ी दीवार बनते जा रहे हैं। पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, एक जिला है चंपावत। उस जिला के एक गांव में एक वंचित रमेश राम का मर्डर कर दिया गया है। रमेश राम की कोई गलती नहीं थी। रमेश राम को शादी में बाकायदगी से इनवाइट करके बुलाया गया था। शादी में गए रमेश राम। शादी में जाने के बाद उनको इतना बेरहमी से पीटा गया कि हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। जिस स्वर्ण की शादी में रमेश राम गए थे, उस शादी में उन्होंने शगुन डाला और खाना खाने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान जो रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही है कि खाना निकालने का जुर्म इतना बड़ा हो गया, सिर्फ खाना निकालने का जुर्म, और वो जुल्म में बदल गया। इतना पीटा, सर, कमर, कोहनी, घुटना, सब जगह संगीन जख्मों के निशान पाए गए हैं। उसके बाद इन संगीन जख्मों के बाद मृतक रमेश राम को हॉस्पिटल ले जाया गया, एक स्थानीय हॉस्पिटल में। वहां से आप अंदाजा लगाइए कितनी संगीन चोटें, कितना संगीन जख्म रमेश राम को दिया गया कि हॉस्पिटल वालों ने उन्हें हल्द्वानी के बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। यहां पर उनकी बाद में मौत हो गई। ये कैसा समाज, ये कैसी समानता, ये कैसी इक्वलिटी। मनुवादियों, ये बाबा साहब के संविधान का देश है। भारत संविधान से चलता है, किसी मनुस्मृति से नहीं। इस बड़ी वारदात पे, इस बड़े जुर्म पे बात करेंगे। सूरज, जो कि चंपावत जिला के कांग्रेस के बड़े नेता है, अध्यक्ष रहे हैं यूथ कांग्रेस के, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। सूरज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं चंपावत के, और इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है।
सूरज, बताइए ये चंपावत का पूरा मामला क्या है? क्यों पीट पीट के इतनी पिटाई की गई टेलर रमेश राम की? क्या थी वजह? जो वजह अभी तक सुनने में आ रही है जी वो ये था कि जो जो मृतक है वो किराए की दुकान पर देवी दुर्गा में किराए की दुकान पर काम करता था और मकान मालिक के निमंत्रण पर जी 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 वो शादी पर गया हुआ था जी। और शादी पर जाने के बाद उसके साथ जहाँ तक अभी तक का समाचार है कि खाना निकालने को लेकर उसके साथ मारपीट की गई। मतलब आप एक तरफ किसी को शादी पे इनवाइट करते हैं कि आप शादी में आइए, वो आपको शगन डालेगा, सब जो आपकी रस्में हैं उसको निभाएगा, और ये खाना खाने को लेके इतना बवाल मच गया, इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उसको जान गंवानी पड़ी। और ये जो बहुत ही वहाँ पर ये बहुत ही निंदनीय है। या तो निमंत्रण नहीं देना चाहिए था, और निमंत्रण दिया था तो अतिथि की तरह उसका भी वही सम्मान होना जो अन्य बारातियों का होना चाहिए था। जी, अतिथि जिंदो भव। जी, अतिथि की जान लेने वाले मनुवादी, ऐसे मनोवादियों की ही बदौलत आज समाज में इस प्रकार की जो कुरीतियां फैल रही हैं। कहीं न कहीं यह लोग जानबूझकर इस तरीके का वातावरण पैदा करते हैं, और जिससे कि आज जो दलित समाज है कहीं न कहीं वो जितना अपने को एक सहज महसूस करता है, तो इनको लेकर वो कहीं का असहज भी अपने को आज भी समझ रहा है। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इसमें शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन भी इस मुद्दे पर नहीं लगता है कि इतना संजीदा है, और इस प्रकार से वो कहीं पर सूरज प्रहारी संविधान है इस देश में, बाबा साहब का संविधान जिससे देश चलता है। तो शासन प्रशासन जो है उसको बाध्य करिए आप। क्यों बाध्य नहीं करते आप? आपकी पार्टी तो दावे करती है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जब आपकी पार्टी इतने काम कर रही है, फिर कभी रमेश और कभी आजमगढ़ में जो पहले आपका यूपी रहा था उसमें लगातार हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं वंचितों के। हमने चाहे उत्तराखंड की घटनाएं हो या उत्तर प्रदेश की हो, बार बार उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद की है, चाहे पार्टी की तरीके से हो। और मैं तो खुद अपने आप को, मैं एक दलित समाज से हूँ, तो मैं खुद इन चीजों को जानता हूँ। अगर पार्टी का स्टैंड, वैसे हमारी पार्टी का स्टैंड इस पर बराबर दलित समाज के साथ रहा है, अगर उनका स्टैंड नहीं भी होता तो मैं अपने समाज के लिए, मैं पार्टी के स्टैंड से हटके भी आवाज उठाने का काम करता है, और आज भी कर रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस घटना की जांच करे, और जांच कर जो दोषी है उनको शीघ्र उन पर मुकदमा दर्ज करे और उन्हें कठोर से कठोर सजा यहाँ पर देने का काम करे। क्योंकि सूरज, ये तो अभी मेरी पुलिस से बात हुई थी, आपके चंपावत की पुलिस से मैंने पूछा कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं। सर वही अभी तक इनका कहना, हमारे पर हमको भी यही कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तो हम इस मैटर पर अभी तक कुछ कह नहीं पाएंगे। और जबकि मृतक के शरीर पर ऐसा तो नहीं कि सांठ हो चुकी है और लीपापोती करेंगे बाद में, ऐसा तो नहीं है। नहीं, अगर इस मैटर में, क्योंकि मृतक जो है उसके शरीर पर चोट के निशान है, जगह जगह उसके निशान, उसके सर पे, कमर पे, घुटना पे, कोहनी पे बहुत संगीन जख्म पाए गए हैं। अगर कहीं न कहीं प्रशासन इस मैटर को दबाने के लिए, अगर कहीं इस बात को पोस्टमार्टम के तरीके से दबाने का काम करेंगे, तो पूरे चंपावत जिले में दलित समाज इस मैटर को लेकर आगे आएगा। और चाहे उसके लिए धरना प्रदर्शन या प्रशासन का घेराव करना पड़े, सरकार के खिलाफ कुछ भी काम, यहाँ पे पुतला दहन, सरकार के खिलाफ आवाज नारेबाजी करनी पड़े, तो उसके लिए भी दलित समाज पीछे नहीं हटेगा इस मसले को लेकर। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे आप? बिल्कुल, पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और फिर अभी जैसे इस मैटर पर मैं एक्चुअल में एक चीज आपको बता दूं, कुछ पारिवारिक उससे मैं व्यस्त भी था, लेकिन मैं लगातार इस चीज पर
अभी तक बना हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक वो इस पर प्रशासन की ओर से था कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है तो हम इस चीज पर अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। जबकि मृतक के शरीर पर, जो पहले भी हम कह चुके हैं कि शरीर पर चोटों के निशान है, तो चोटों के आधार पर भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भाई एक चीज और भी है कि मृतक जो है, मरने वाले रमेश जो थे, वो उनकी फैमिली में कोई अभी और संसाधन है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे चलेगा परिवार? क्योंकि वो कमाने वाले तो अकेले थे। वो एक टेलर की दुकान चलाते थे और वहीं से वो परिवार का भी अपना पालन पोषण भी करते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अलावा यहाँ पर परिवार के पास अब कोई कमाऊ व्यक्ति है जो परिवार का भरण पोषण करे। आप इस सरकार से, इस गेरुआ सरकार से क्यों मांग नहीं कर रहे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए? इसमें ये सारी चीजें हैं। सरकार को उस परिवार के लिए सारी वो जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी, चाहे उनके रोजगार से लेके उनकी आर्थिक मदद से लेके, और जो उस घटना में जो दोषी है उनको सजा देने से लेकर। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से अभी इस मैटर को लेकर संजीदा है कि हम ये बता रहे हैं कि जब तक अगर प्रशासन, सूरज, अगर प्रशासन संजीदा होता तो अब तक कार्रवाई शुरू हो गई होती। प्रशासन संजीदा नहीं है क्योंकि अभी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इससे साफ है कि कुछ खेल होने वाला है। बिल्कुल, कहीं न कहीं यह है कि इसको दूसरा रंग देकर इस मसले को दबाने की ये कोशिश की जाती है। आप उस पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद क्यों नहीं कर पा रहे? अगर चंपावत दूर है देहरादून से, तो आज तो युग है तकनीक का, सोशल मीडिया का युग है। हमारा शिष्टमंडल, हमारे दलित समाज के लोग हैं, हम कल हमारी बात हुई है कि हम कल इस पे एसपी साहब से मुलाकात करेंगे और एसपी साहब से इस घटना को लेकर पूरी वार्ता करेंगे और उनको कहेंगे, नंबर 1, जिस बारात में यह घटना हुई है, पहले तो उस बारात में और जो बारात में शामिल लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए कि बारात में जब अगर कोई व्यक्ति गया है तो बारातियों को जरूर पता होगा, और बारात उसी गांव की बारात है तो बारात में एक दूसरे के लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग मिलकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इस तरीके की कोई वो हुई तो हम इसके खिलाफ सारे जो हमारा शिष्टमंडल कर जाएगा, तो उसके बाद एसपी से वार्ता करने के बाद और उस पर क्या एसपी की तरफ से क्या इसमें सुझाव समझाया जाता है, तो उसके बाद हम अपनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अरे सूरज भाई, जब सब चीजें सामने आई, कहानी खुल चुकी है कि वंचित रमेश जो थे वो खाना निकालने लगे थे, ठीक है, अखबारों में, टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो चुका, तो फिर आगे का सुझाव या आगे की बातें, अब तो इस चीज को आप लोगों को केस में डलवाना है, क्योंकि हमारा जहाँ तक वो है, हमारा कल जाके सीधे यह है कि फर्स्ट टाइम इस पर मृतक के बेटे की तरफ से, जो मृतक के बेटे ने जो बताया कि उनको ले जाते समय उन्होंने बताया कि खाना निकालने को लेकर ये घटना हुई है, तो पहले तो उस बात को एफआईआर मानते हुए सीधे उस बात को एफआईआर दर्ज की जाए और उसके उसी बात को लेकर क्योंकि मृतक के वो बयान माने जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वंचित रमेश के पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ओके साथियों, सूरज को सुना आपने, उन्होंने बताया सब कुछ कि किस तरह से मनुवादी वंचितों के साथ उनका रवैया क्या है, ये सुना आपने। ये जो सरकार 2019 के बाद या 26 मई 2014 के बाद से हम पे सत्ता कर रही है, जिनका शासन है, उस सरकार के और कई कारनामे सामने आ रहे हैं। सर पर मैला ढोना
अपराध की श्रेणी में आ गया था साल 2013 में, और इसको बैन किया गया था 28 साल पहले 1993 में। लेकिन हैरत कि आज भी 58,000 से ज्यादा वंचित सर पे मैला ढोने को मजबूर है। मजबूर इसलिए भी है क्योंकि इस सरकार ने ये जो आज सबका साथ सबका विकास की दुहाई देती है, इस सरकार ने जो पिछला बजट था उसमें जो प्रावधान किया गया था पुनरावास के लिए, जो लोग बाध्य हैं सर पे मैला ढोने को, उनके पुनरावास के लिए बजट तय किया गया था। उस बजट में इस बार कंची चला दी गई और अब ये बजट जो है वो महज 30 करोड़ रुपए का रह गया। ये है सबका साथ सबका विकास। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मालूम है कि कितने डेथ्स हुई हैं सीवरेज के अंदर जाने पे। एक डेटा सामने आया था, उस डेटे में हजारों ये डेथ्स बताई गई थी जो लोग सीवर साफ करने के लिए उसके अंदर जाते हैं। हालांकि उसके जो पैरामीटर्स हैं उनका पालन नहीं हो रहा और वो डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2013 में जब सर पे मैला ढोने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था तो वंचितों के पुनरावास के लिए एक बजट तय किया गया था। उस बजट में सब्सिडी भी थी और सब्सिडी के साथ साथ कुछ इस तरह की रकम भी रखी गई थी जिससे पुनरावास अपना कर सके सर पे मैला ढोने वाले। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री हैं, बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने, नाम है उनका रामदास आठवले, उन्होंने संसद को बताया कि इस वक्त आज की तारीख में 58,000 से ज्यादा लोग मजबूर हैं सर पे मैला ढोने को। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे पूरा आंकड़ा इन सब लोगों का। और वो स्टेट बिहार, डबल इंजन वाली सरकार, वहां सबसे ज्यादा लोग सर पे मैला ढोने को मजबूर हैं। इस युग में जब इंडिया का नाम ऊंचा ले जाने की भाषणों में बात हो रही है, यह है सबका साथ सबका विकास। साथियों, इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। ये जो ओमिक्रॉन वायरस आया है कोविड से, इसको 5 गुने ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है साइंटिस्ट की ओर से। तो अपने यहाँ कर्नाटक में 2 पेशेंट उसके मिले हैं, लेकिन उनमें कोई इतना ज़्यादा वायरस नहीं है कि वो जैसे दुनिया पूरी को हलकान कर रखा है इस वक्त ओमिक्रॉन वायरस ने। अपने यहाँ सिर्फ अभी तक, हालांकि इसी सप्ताह ये एक मीटिंग हुई थी और इसका रिव्यू करने की बात कही गई थी, फिर कहा गया था, जो हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे भारत के अंदर इस वायरस की कोई जगह नहीं है, या अभी तक ये वायरस हमारे देश के अंदर घुस नहीं पाया है। लेकिन अब जब से कर्नाटक में एक कपल इस वायरस से पीड़ित सामने आया तो उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई।
मीडिया के कुछ हिस्सों में चर्चा है, कुछ अखबारों में खबरें हैं कि इस वायरस का भय बनाकर, इस वायरस का डर, दहशत फैला के यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा असेंबली चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। बीजेपी ने एक अंदरूनी सर्वे करवाया। उस सर्वे में ये बात निकल कर आई कि वो जो बड़े बड़े दावे करते हैं, भगवा पहनते हैं, गेरुआ, और इतना ज्यादा झूठ उनकी जुबान पे रहता है कि शायद गेरुआ को शर्म आ जाए। इतना झूठ, गिरगिट वो भी शर्मसार हो जाएगा इन महाशयों को देख के। बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार का रिपोर्ट कार्ड पहले कोविड में मार, फिर बेरोजगारी, फिर लगातार बढ़ती जा रही महंगाई, इन सब चीजों से परेशान है यूपी वाले। अपराध यूपी में हम आपको इसी शो के माध्यम से लगातार अपडेट करते रहते हैं कि अपराध कितना है, और वंचितों के खिलाफ वहां पे सब हदें सरहदें पार हो गई है जुल्मो सितम की। तो अब ये चुनाव टालने की जो बात सामने आई है, एक बड़ा इशू है। रेणु श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस की सुल्तानपुर से, उनसे इस मसले पे और ज्यादा बातचीत करते हैं। रेणु, आपका स्वागत है वंचितों का भारत में। मीडिया के कुछ हिस्सों में खबरें आ रही है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है वो बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है। आपने खबरों को देखा होगा, जब पढ़ा होगा आपने। वरदान इसलिए साबित होगा कि यूपी के अंदर आज जो सत्ता है वो बेहद नाजुक स्थिति में है, सत्ता। और बीजेपी ये चाहती है कि वो यूपी का जो इम्पोर्टेंट इलेक्शन है उसको टालना चाह रही है। यस, उसको टालना चाहती है बीजेपी। आपका पहला कमेंट। नहीं, इसको तो बीजेपी देखिए बिल्कुल ये भ्रष्ट सरकार है जी। ये अभी किसान आंदोलन आपने देखा? बिल्कुल मैंने देखा, मैंने बहुत इसको कवर भी किया था। और किसान जो आज जीत है किसान की, ये मेरी समझ में किसान, आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि अगर संविधान नहीं होता तो शायद किसान नहीं जीत पाता। है सही चीज है, ये संविधान की वजह से ही आज किसानों की जीत हुई है जी। लेकिन घरेलू देखिए तो गैस का दाम देख लीजिए। हमारी सरकार जब थी तो यही गैस 450 में थी। अब इनकी सरकार जब से आ गई है 1000 के ऊपर गैस के दाम चले गए हैं। पेट्रोल के दाम देख लीजिए 100 के ऊपर चले गए हैं। बेरोजगारी ऐसी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी युवक आजकल मारे फिर रहे हैं जी। और ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा ये देते हैं लेकिन इनके राज में महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटियां घर के बाहर जाती हैं तो एक चिंता लगी हुई होती है कि बेटी मेरी सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी जी। बच्चों का देख लीजिए, कोरोना का बहाना करके बच्चों का शिक्षा बिल्कुल इन्होंने बंद कर रखा है, स्कूल बंद कर रखा है जी। अगर ऑनलाइन देखा जाए तो अभी हमको भी पढ़ाई करनी होगी तो ऑनलाइन उतना समझ में नहीं आता है। बच्चे क्या समझेंगे ऑनलाइन पढ़ाई जब वो स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, गार्जियन लगे होते हैं, ट्यूटर लगे होते हैं, तो ऑनलाइन बच्चे क्या समझेंगे। बच्चों के भविष्य का ये खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ तो हो रहा है जब इतने बार स्कूल खुले हैं। स्कूल खुलने के बाद बच्चों ने कुछ राहत महसूस की थी, लेकिन अब तरह से ओमिक्रॉन जो है कोरोना की थर्ड वेव जिसको कहा जा सकता है, जिससे दुनिया पूरी हलकान है,
और अपने यहाँ पे सिर्फ 2 केस अभी मिले हैं, वो भी कई तरह की समीक्षा की गई थी सरकार की ओर से, तो कहा गया था कि नहीं कुछ नहीं होगा। और अब जब 2 पेशेंट आगे हैं तो मीडिया के एक बड़े हिस्से में खबर है कि यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर का इलेक्शन टालना सरकार के लिए वरदान साबित हो सकता है ओमिक्रॉन को। जी नहीं तो ऐसा सरकार तो इसमें पब्लिक को बेवकूफ बना रही है जी। अभी अपना इनको रैली करना होता है, इनको प्रदर्शन करना होता है तो ये कर लेते हैं। जब विपक्ष इनका मुकाबला करने को तैयार होता है तो ये कोरोना का बहाना बना देते हैं। अब इस समय बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, किसान आंदोलन का खैर अभी तो थोड़ा सा राहत मिल गया है। ये पेंशन वाले, यूनियन वाले देखिए सब धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अभी टीजीटी का पेपर था वो आउट हो चुका है। रेणु श्रीवास्तव, आप क्यों बोल रहे हैं कि जब रैलियां बंगाल में होती थी उसके बाद जो सेकंड वेव थी कोविड की, तो उसमें चल रहा था, ये बंगाल में रैली कर रहे थे। आपके यूपी के अंदर कितनी डेड बॉडीज जो थी वो गंगा घाट पे या दूसरे जगह पे आम मिल रही थी, और बताया ये जा रहा था कि ये सब पुरानी तस्वीरें हैं। जी पुरानी बता रहे थे, लेकिन कि जबकि ये सब सही थी। यहाँ पे जहाँ ये नदियों में इतने मिले थे, सभी लोग ने क्या किया था कि गिनती ना हो इसलिए इन्होंने सब नदियों में बहा दिया था, लेकिन वो सब निकल बह के बाहर आ गए थे, सब सामने आ गए थे। जितने ये जलाने वाले केस थे लाइनें लगी हुई थी, हम लोग ने तो अपनी आंख से देखा था, हम लोग जाके देखते थे। फिर आप ये नहीं ना कह सकते कि कोविड के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया गया। कोविड था, कोविड के नाम पे इतने बेवकूफ तो बनाया ही, बहुत बेवकूफ बनाया जी। उधर ये पैसे वाला लेके काला धन निकालने के चक्कर में रातों रात इन्होंने पैसे बदलने का लगा दिया। उसमें कितनी महिलाएं लाइन लगा के कितना हुए। ऐसे तो अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, भूमि अधिग्रहण का जो बिल पेश किया था और वो वापस लेना पड़ा, उसके बाद SC/ST जो एक्ट था उसको डिल्यूट किया गया था। बहुत काम ऐसे किए जिनको बाद में वापस लेना पड़ा। तो सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि आज यूपी में पस्त है, आपके जो CM है वहां पे गेरुआधारी वो पस्त है, लेकिन पस्त है, बहुत ज्यादा पस्त हो गए हैं ये, क्योंकि इनके आगे कोई उम्मीद भी नहीं है। जी अब ये परिवार से तो है नहीं, परिवार से होते तो इनको परिवार समझ में आता। ना ऊपर परिवार वाले हैं ना नीचे परिवार वाले हैं, दोनों साधु संत हैं। वो तो डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार में ये जो यूपी का क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार जा रहा है। जी NCR आपको डेटा दे रहा है। उसके बाद 23 नवंबर से लेके आज के दिन तक यूपी में 8 से ज्यादा मर्डर दलितों के हुए, वंचितों के मर्डर हुए हैं, और कोई न कोई मोड़ दे दिया जाता है। जी उसको ये घुमा देते हैं ना पब्लिक की नजर में, लेकिन पब्लिक अब सब समझ रही है, पब्लिक इनके फेवर में बिल्कुल नहीं है, सब उब चुकी है। ये सरकार जाने को है, इसीलिए डर रहे हैं। इसको ये बहाना, कोरोना का बहाना करके ये आगे चुनाव बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर चुनाव टल गया तो आपकी कांग्रेस कितना विरोध करेगी इसका? हमारी कांग्रेस तो 100% विरोध कर रही है और करेगी। हमारी प्रियंका दीदी लगी हुई हैं, उनके साथ हम लोग लगे हुए हैं। 40% उन्होंने हम लोग छूट दे रखा है, इससे हम लोग महिलाओं में जोश उत्पन्न हो गया है। उनके साथ साथ हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे इनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं 6 दिसंबर भारत रत्न, संविधान निर्माता और हमारे श्रद्धेय बाबा साहेब, जिनका 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस है। वंचितों का भारत उस दिन एक खास पेशकश आपके लिए लेके आएगा।
ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे 4 बजे से, चलेगा रात के 8 बजे तक। 14 अप्रैल और 6 दिसंबर ये वो 2 दिन हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब आए थे इस दुनिया में और उन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए लड़ते 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 6 दिसंबर आ गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाबा साहब की लाइफ हम लोगों के लिए सारी पूरी टोटल लाइफ हम लोगों के लिए लड़ते लड़ते गुजर गई। अब एक जिम्मा हमारा है, वो जिम्मा ये कि हम बाबा साहब के आदर्श, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाओं पर अमल करते हुए अपने भारत को बाबा साहब के ख्वाबों का भारत बनाए। यहाँ पर संविधान, सामाजिक भेदभाव जो है आज की तारीख में, इस दौर में सबसे ज़्यादा जो है, इसको भेदभाव, जाति पाति सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम लोग 6 दिसंबर यानी सोमवार को, क्योंकि ये जो शो है मेरे वाला, ये वंचितों का भारत, ये सोमवार से शुक्रवार तक है। शनिवार और रविवार को, सैटरडे और संडे को लिखने पढ़ने का दूसरा काम करते हैं। साइट भी बहुत जल्दी आपको अपडेशन के साथ आपके सामने होगी। ये जो 6 दिसंबर का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वो वंचित समाज के लिए इसलिए अहम है क्योंकि आज़ादी के 75 ईयर में हम लोग हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास आज ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और फॉर्मेलिटीज़ को लेके बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और उनकी पुण्यतिथि, तमाम चीज़ें जो हैं वो औपचारिक होती है, कुछ हमारे समाज की ओर से और बाकी सरकारों ने जो करना है। वो जो तस्वीर आपको रोज दिखाते हैं, आज जैसे उत्तराखंड की है, उससे पहले यूपी की थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सब चीज़ें ये इस वजह से ये तस्वीरें सामने आती हैं चूंकि औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज बहुत बेहद होती है। अगर आपको संवैधानिक भारत, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नेम इंडिया है, चाहिए, तो जिस तरह बाबा साहब हमारे लिए ताउम्र लड़ते रहे, अब वक्त हमारा है, हम लोगों को लड़ना है अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने समाज के लिए। जय भीम, जय भारत, जोहार।